चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल आपका इंडिया और मलेशिया के इम्पैक्ट फ्रेमवर्क को लेके है। इम्पैक्ट की एक फुल फॉर्म निकल के आएगी, मतलब जब भी हम किसी कंट्री में विजिट करते हैं तो वहां पे कुछ आउटकम्स निकल के आती हैं, तो उसके लिए कीवर्ड आ जाएगा आपके पास इम्पैक्ट फ्रेमवर्क। अच्छा, इम्पैक्ट फ्रेमवर्क, अब देखो कोई ना कोई आउटपुट निकल के आती है। इंडिया और यूएस की डील आपने पढ़ी, देन आपने इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील के बारे में पढ़ा, तो हमेशा आपको बोला जाता है कि छोटे छोटे कीवर्ड्स नोट डाउन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आप सारी डिटेलिंग ना भी पढ़ो तो बस ये जो इम्पैक्ट फ्रेमवर्क है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले विजिट होती है, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के अनवर इब्राहिम, उनके साथ मीटिंग होती है और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करी गई। जब भी कंट्रीज की विजिट होती है एक दूसरे की कंट्री में, तो दो तीन चीजें कॉमन ही निकल के आती हैं। जैसे एक तो ज्योग्राफिकली कोई कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब मलेशिया को जब आप मैप के ऊपर देखोगे तो सबसे पहले ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, जहां पे स्टेट ऑफ मलक्का भी लाया करती है। पाम ऑयल एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट रहता है मलेशिया का टू इंडिया। फर्स्ट पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे मलेशिया है, तीसरे पे थाईलैंड है, तो इनसे हम पाम ऑयल की परचेजिंग भी करते हैं। तो एक तो आ गई ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस इस कंट्री की। नंबर 2, कुछ हिस्टोरिकल टाइज होते हैं, जैसे कोई किंगडम, कोई डायनेस्टी, कोई एज, कोई एम्पायर आपको याद आ रहा हो। जब मलेशिया खमेर आ गया, ये इनका आ गया, और दूसरी तरफ अपनी साइड कौन थे उस टाइम पे? चोलास, वेरी गुड, राजेंद्र चोला एक्सपांशन कर रहे थे। तो आपको जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी मलेशिया में दूसरे नंबर पे हाईएस्ट मिलेंगे। पहले पे कहां पे होंगे? अरे अपनी कंट्री के अंदर, इंडियन ओरिजिन, ठीक है, तो मलेशिया के अंदर सेकंड नंबर पे आते हैं। तो मतलब इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली भी। तो हिस्टोरिकल जो रेलिवेंस होता है, तो कल्चर को हाईलाइट करने के लिए हम कुछ सेंटर भी बना देते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो जैसे थिरुवल्लुवर एक रीजन है, वहां पे एक कल्चरल सेंटर भी है जहां पे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक आगे हिस्टोरिकल टाई, दूसरा आपने देख लिया ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, तीसरा क्या होता है? डिफेंस, स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस। तो डिफेंस सेक्टर के पर्पस से जैसे मलेशिया ने अपना इंटरेस्ट शो करा है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स को परचेज करने के लिए। ब्रह्मोस बैलिस्टिक है, क्रूज है? क्रूज है, ये तो रट्टी लेना है, पेपर में आ गया है वैसे ये सवाल 2-3 बार, तो अब आएगा नहीं, वैसे पता होना चाहिए। एंड दूसरा तेजस, तेजस में इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन करी थी कि आप इसे परचेज कर सकते हो, हम हाईली एडवांस रेडार्स की एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो एक आ गया डिफेंस, और क्या आएगा? कल्चरल टाई मैंने हिस्टोरिकल के साथ ही जोड़ दिया। और क्या कोऑपरेशन रहती है? एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर तो फोकस किया ही जाता है। एंड एक और एजुकेशन आ गया, इस जो डायस्पोरा है इंडिया की वो भी ठीक ठाक रहती है मलेशिया के अंदर। मलेशिया से बहुत से स्टूडेंट इंडिया में भी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो एजुकेशन सेंटर। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, डायरेक्टली मलेशिया के साथ तो कोई एफटीए नहीं आएगा, पर आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसमें फिर मलेशिया भी काउंट हो जाएगा। तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आ गया। तो मतलब लगभग जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज के, वो सारे रिलेशन जब भी मीटिंग होती है वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये मीटिंग होती है तो इस बार इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करा गया। इम्पैक्ट का मतलब है, IM से तो कंट्रीज का नाम है इंडिया और मलेशिया, P से पार्टनरशिप है, और एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब दोनों ही कंट्रीज, रीजन की भी इंपॉर्टेंस है, दोनों एशिया की कंट्रीज हैं, एक साउथ ईस्ट एशिया में लाई करती है, स्ट्रेटेजिक विजन को लेके चलेंगे, तभी बोला कि एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जो मैंने शुरू में चीजें बोली, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, डिजिटल इंटीग्रेशन आ गया, देन कल्चरल टाइज। अब देखो डिजिटल इंटीग्रेशन की बात हुई, इंडिया ने एक चीज को तो हाईलाइट करा ही होगा वहां पे, यूपीआई सबसे फेवरेट, मतलब पेटीएम वगैरह को बाद में, यूपीआई को सबसे पहले हम फोकस करके आते हैं। एंड पीपल सेंट्रिक, जैसे कनव ने भी बोला, एजुकेशन वगैरह आ गया तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच भी रहेगी, कल्चर भी इसमें एक एग्जांपल आ जाएगा। मेन एम क्या है? पेस और स्केल, जो बायलेटरल कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करना, रिलेशन को और ज्यादा सुधारना, ग्रोथ की तरफ चलना। टेंजिबल बेनिफिट, मतलब गुड्स की बात करी जा रही है जिनको आप टच कर सकते हो, उनका एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज। अगर पूछा जाए ट्रेड सरप्लस में कौन सी कंट्री है इंडिया और मलेशिया के केस में? मलेशिया। हम उतनी ज्यादा चीजें बेचते नहीं है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस की चीजें नहीं होती हैं जितनी मलेशिया से खरीद लेते हैं। आगे देखते हैं उसको भी। अब की फीचर देख लो, मतलब अगर आपसे इंडिया और मलेशिया के ऊपर क्वेश्चन बन जाए तो नंबर 1 ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो तो आपने मेंशन करनी ही करनी है। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, 100 इंडियन आईटी कंपनीज, ये कम से कम 100 ऐसी आईटी कंपनीज हैं जो मलेशिया में इस टाइम पे ऑपरेट कर रही हैं। तो मतलब डिजिटल इकोसिस्टम को बूस्ट मिला, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई। इसके साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, ये देख लो, लॉन्च ऑफ यूपीआई इन मलेशिया, जो कि हम लगभग सारी ही कंट्रीज में कर रहे हैं जहां पे भी मीटिंग कर रहे हैं। मलेशिया का इंडिया डिजिटल काउंसिल, जो कि फिनटेक में हेल्प करेगा, मतलब क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स को हेल्प करेगा। देन देयर इज पीपल टू पीपल एंड डायस्पोरा लिंकेजेस,
तो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो इंडिया डेजिग्नेट करता है, जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, तो यहाँ पे 6 जनरेशन तक ओसीआई की एलिजिबिलिटी रहेगी। ये मर्जी रहती है जो नेटिव कंट्री है जो इस कार्ड को प्रोवाइड करती है। क्या एग्रीकल्चर फील्ड परचेज कर सकते हैं? आंसर इज नो। कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं? नो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्पेसिफिक आ गया, एप्लीकेशन पूछ ली जान के, और तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। एंड थिरुवल्लुवर चेयर और सेंटर, ये स्पेशली है कल्चरल इंस्टीट्यूशन। जो मलेशिया से बच्चे आते हैं अपने कल्चर को शोकेस करने के लिए, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है ताकि और ज्यादा इनवाइट हो सके। ओसीआई एग्रीकल्चर वाला जो खेत होगा, मतलब फर्टाइल जो सॉइल होगी, उसको नहीं ले सकते, बाकी आ जाएगा। नॉन एग्रीकल्चरल जो प्लेस होगा वो परचेज कर सकते हैं। देन देयर इज कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स, और जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पे आपको मिलेंगे उनके तमिल लिंक्स ज्यादा है, क्योंकि राजेंद्र चोला आपने खुद ही बोला, तो राजेंद्र चोला के टाइम से एक्सपांशन जब हुई तो हिस्टोरिकल टाइज आपको ज्यादातर तमिल ओरिजिन के मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रेटेजिक और रीजनल आउटलुक, तो एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन आ गई, प्लस आशियान का मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आशियान में कितने मेंबर्स हैं आज के टाइम पे? 11। कौन सा हुआ था रिसेंट? ताइमोर लेस्से, ताइमोर लेस्से, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, दूसरा डिजिटल डिप्लोमेसी, यूपीआई के बारे में बात करा, डिजिटल काउंसिल्स आगे, ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया अब जो आपने पीछे पढ़े पॉइंट्स इंपैक्ट वाले। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी जो इंटरनेशनल वाली ब्रांच है उसको बोलते हैं एनआईपीएल, यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। पे नेट के जो पार्टनरशिप है ताकि लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करी जा सके, डिजिटल पेमेंट्स। एंड इनके ट्रेड एंड फाइनेंस, उसमें आप देखोगे जो लोकल करेंसी है, जैसे इंडिया का रुपये आ जाएगा और इनकी आ जाएगी MYR लोकल करेंसीज। तो आरबीआई और उनका जैसे सेंट्रल बैंक है बैंक निगारा मलेशिया, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई आ गया, उनका ये वाला आ जाएगा बैंक निगारा मलेशिया, कोलैबोरेशन करी जाएंगी। देन एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर की फील्ड में आज इंडिया भी बड़े सारे सेटअप्स कर रहा है, बड़ी सारी लैब्स बनाने की ट्राई कर रहा है, प्राइवेट इंटीग्रेशन कर रहा है, सेम फॉरेन कंट्रीज के साथ भी हम करेंगे। मतलब हमारा जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, प्लस ग्रीन हाइड्रोजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाइड्रोजन, जिस भी कंट्री के साथ हम आज के टाइम पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात जरूर से कर रहे हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन कोलैबोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल और सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर हम डिपेंडेंट भी हैं और साथ में कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें, करप्शन को टैकल करने के लिए इंडिया की ब्रांच आ जाएगी सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, और इनकी है MACC। मलेशिया वाली जो फुल फॉर्म्स है वो आप स्किप कर सकते हो। मतलब करप्शन को टैकल करने के लिए, रोकने के लिए, उससे फाइट करने के लिए इन दोनों ने भी कोलैबोरेशन करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। देन देयर इज डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे भी आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। दोनों की जो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या बोलते हैं उनको, सेंटर्स हैं, दोनों के बीच में कोलैबोरेशन मिल जाएगा। देन देयर इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, पीस कीपिंग में हमारी फोर्सेस भी पार्टिसिपेट करती हैं, मलेशिया की भी करती हैं, वहां पे भी आपको कोऑपरेशन मिलेगा। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, दोनों ही तरफ आपको डायस्पोरा आती जाती हुई दिखाई देगी। तो और ज्यादा इनवाइट करने के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह दे दी जाती हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक डेडिकेटेड सेंटर बना दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को ही इन्वाइट करती है। जैसे थिरुवल्लुवर रीजन आपने पढ़ा, वहां पे कल्चरल इनवाइटीज करी जाती हैं स्टूडेंट्स की, जो एजुकेशन के पर्पज से आते हैं, अपने कल्चर को भी हाईलाइट करते हैं। टेक्निकल फील्ड के अंदर जैसे इंडिया का ITEC आ जाएगा, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसमें भी बच्चों को अट्रैक्ट करा जाता है। और आजकल जो फोकस करा जा रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे इंडिया में भी दी जा रही है, वैसे ही हम फॉरेन स्टूडेंट्स को भी चाहते हैं वो भी यहाँ पे इनवाइट हो। तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और साथ में इसमें इंप्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही होगी। हेल्थ केयर सेक्टर, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत ज्यादा हाईलाइट करा गया है। एक पोर्टल का नाम बताना जो ट्रेडिशनल नॉलेज को होल्ड करेगा ऑथेंटिक तरीके से, स्वास्तिक पोर्टल, ठीक है, गुड, ये इंडिया का है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो उसमें कीवर्ड है ट्रेडिशनल नॉलेज, ऐसे मत सोचना कि मेडिसिन की फोकस करा गया है, सारे ट्रेडिशनल नॉलेजेस का उसमें इंटीग्रेशन मिलेगा आपको स्वास्थ्य के अंदर। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन आ गई, और इंडिया में आपको पता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी ठीक ठाक स्कोप है, तो उसी को हम फॉरेन में भी लेके जा रहे हैं। देन होम्योपैथी की एक ब्रांच आ जाएगी, CCRH, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। होम्योपैथी जिसमें अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज होता है, प्लांट के एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, उनकी मिक्सिंग करी जाती है, नींद बढ़िया आती है होम्योपैथिक मेडिसिन से, इसी वजह से। अभी के लिए गवर्नमेंट ने कितना % अल्कोहल होम्योपैथी के अंदर अलाउ करा है? 11%, 11% तक का अल्कोहल मेडिकेशन के अंदर यूज करा जा सकता है। पहले था वो, उसके बाद रिडक्शन करी थी जब वो गुजरात वाला केस आया था,
कि वहां पे ड्राई स्टेट्स है ना, गुजरात और बिहार, ड्राई स्टेट का मतलब जहां पे अल्कोहल नहीं बिकेगा, तो उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन की ही कंजप्शन करनी शुरू कर दी थी, तो 11% पे आ गया वो, ठीक है, 11% है। और वैसे ही एक यूनिवर्सिटी है मलेशिया की भी, साइबर जया, तो इस यूनिवर्सिटी और होम्योपैथी जो हमारी ब्रांच है, इनके बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। ये जैसे यूनिवर्सिटी का मेंशन करा ना, यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जया, मेंस के पेपर में याद रह गया तो ठीक है, वन डे के जो पेपर्स होते हैं आपके, वहां पे पूछ ली जाती हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि न्यूज में था। सोशल सिक्योरिटी, तो जैसे हमारा ESIC है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने कोलैबोरेशन करी है मलेशिया के सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सोशल सिक्योरिटी को एनहांस करा जा सके और जो इंडियन वर्कर्स है उनको भी कवर करा जा सके। तो मल्टीपल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। देन देयर कम्स कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज। तिरुवल्लुवर शुरू में एग्जाम्पल भी दिया, वो कल्चरल सेंटर है, स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी जाती है अट्रैक्ट करने के लिए। और उसके अलावा ये देख लो, स्कॉलरशिप का भी मेंशन कर दिया, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो चुका है कि स्कॉलरशिप और ज्यादा दी जाएंगी ताकि और मलेशिया के बच्चे अट्रैक्ट हो। एंड इसके बाद कल्चर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस रहा है, स्पेशली तमिल सिनेमा, और वहां पे भी कंट्रीब्यूशन MG रामचंद्रन जी की। और डिप्लोमेटिक एक्सपांशन अगर देखें तो कॉन्सुलेट जनरल की ओपनिंग की बात करी गई है मलेशिया के अंदर। एम्बेसी तो है ही मलेशिया की, और दूसरी यहाँ पे जो बात हुई है वो कॉन्सुलेट की बात करी गई है, कॉन्सुलेट जो आपको इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर लोकेटेड मिलती है। फिर ग्लोबल और रीजनल कोऑपरेशन अगर देखें तो आपने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में सुन रखा है, उसका मलेशिया भी पार्ट बन चुका है, तो मलेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया है IBCA को। जैसे आपने एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में पढ़ा था, शुरू में उसके 3 ही मेंबर्स थे, कौन कौन? ब्राजील, US और इंडिया, 3 ही। आज के टाइम पे देखोगे बहुत सारी कंट्रीज पार्ट बन चुकी हैं। तो वैसे IBCA शुरू में देखोगे 7-8 ही मेंबर थे इसके, स्वातिनी वगैरह कंट्रीज, इंडिया वगैरह थे, फिर उसके बाद बड़ी सारी कंट्रीज इसमें भी एंटर इन कर चुकी हैं। तो याद रखना मलेशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया हुआ है। और इवन ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 की जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो कौन कंडक्ट करेगा? इंडिया। तो मलेशिया ने उस केस में भी सपोर्ट करा है इंडिया को। और देन तीसरा पॉइंट आ गया ब्रिक्स पार्टनरशिप, ये हमने बता दिया। आशियान सेंट्रलिटी, आशियान का मेंबर है मलेशिया, तो उसके साथ ही हम बहुत सारे एग्रीमेंट जब साइन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली मलेशिया के साथ भी सिग्नेचर कर रहे हैं। और इवन जो आशियान की चेयरमैनशिप है वो भी चेंज होती रहती है, तो इंडिया ने मलेशिया को सपोर्ट करा है चेयरमैनशिप के लिए। तो मतलब एक तरफ से जो इंडो पैसिफिक रीजन आ गया, इंडिया के नीचे आप देखते हो इंडियन ओशन आ जाते हैं, साइड में आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा ईस्टर्न साइड में जब जाओगे, तो अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट और साथ में IPOI इंटरनेशनल पेमेंट ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी सिनर्जी बनी रहे। मतलब फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक सिनर्जी के ऊपर फोकस किया। ओवरऑल सारे एस्पेक्ट इसमें कवर करे हुए हैं, इंडो पैसिफिक से लेके, ज्योग्राफी से लेके, डिप्लोमेटिक टाइज तक। सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, कोई मिलिट्री या डिफेंस एक्सरसाइज आपको याद आ रही है? और पैसिफिक रीच तो बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं उसमें, जो मलेशिया और इंडिया को लेके ही थी, उसमें भी बहुत सारी हैं। एक बता दो, H से थी वो, हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ याद है ना, वो स्पेसिफिकली इंडिया और मलेशिया की थी। चॉइस इनके पास भी रहती है, किसी को बुलाना तो नहीं है, पर वहां पे डेडिकेटली इंडिया और मलेशिया इन्वाइट होते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म। बताना मुझे, करप्शन को टैकल करने के लिए इंडिया की कौन सी ब्रांच? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। वैसे इनकी और भी हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री इसकी मीट होती है, जिसे बोला जाता है ADMM प्लस, मतलब एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएंगे दोनों कंट्रीज के, प्लस और भी कोई मिनिस्टर आ सकते हैं साथ में। और साथ में एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, इनको भी बुलाया जाता है, इसमें अकेमेडिशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, सारे इन्वाइटीज होते हैं। हिस्टोरिकल टाइज अगर देखें तो चोला पीरियड के टाइम से आपको मिलेंगे, 9 to 13th सेंचुरी AD का जब टाइम पीरियड चल रहा था, स्पेशली राजेंद्र चोला 1 और यहाँ पे राजेंद्र चोला 2 आ जाएंगे। तो मतलब एक फादर आगे, एक उनके लड़के आ जाएंगे। राजा 1 भी बोलते थे उनको, जो इनके फादर हुआ करते थे राजेंद्र चोला 2 के। तो साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर भी कोलैबोरेटेड है। इसके अलावा करेंसी ट्रेड सेटलमेंट, लोकल करेंसी इसकी तरफ जा रहे हैं कि पेमेंट अपनी ही करेंसी इसमें करी जा सके। और मलेशिया जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आशियान में, ये ओवरऑल बोला गया है जो ट्रेड पार्टनर है। पाम ऑयल की मैंने जो शुरू में बात करी वो सिर्फ पाम के ही ट्रेड की बात करी थी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं टू इंडिया, उसमें रैंकिंग थी इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड, वो पाम ऑयल की बात करी। ये ट्रेड की बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपको मिलेगा फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, जो आशियान के मेंबर्स आप पढ़ते हो उन सारी कंट्रीज की बात हो रही है। फर्स्ट पे आ जाएगा सिंगापुर, दूसरे पे आ जाएगा इंडोनेशिया,
एंड तीसरे पे आ जाएगा मलेशिया। ये ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात हुई है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। एंड आफ्टर दैट मलेशिया और इंडिया के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट तो है ही। इकोनॉमिक एग्रीमेंट की जब बात करी, आपने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़े जहां पे कहीं ना कहीं फाइनेंसेस भी इंक्लूडेड थे, उन्हीं की बात कर रही है। देन डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जैसे आर्मी की आपने पढ़ी है हरिमऊ शक्ति, लास्ट ईयर उसका एडिशन भी था, तो वो तो आएगी ही यहाँ पे। इसके अलावा समुद्र लक्ष्मणा, ये समुद्र से ही पता चल जाएगी, ये नेवल एक्सरसाइज है। और उदारा शक्ति, ये एयरफोर्स की आ जाएगी। तो 3 एक्सरसाइजेस जो आपने इंडिया और मलेशिया के बिहाफ पे याद रखनी है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो जाती है टू मलेशिया, और एक डिफेंस एक्सरसाइजेस ऊपर भी आपसे सवाल बनता है, तो तीनों एक्सरसाइजेस याद रखना, ये मलेशिया के साथ लिंक्ड है। हरिमऊ शक्ति, समुद्र लक्ष्मणा और उदार शक्ति, तो ये तीनों ही रिलेटेड है विद इंडिया एंड मलेशिया। और इसके अलावा मलेशिया ने इंटरेस्ट भी शो करा है कि आपकी जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल्स हैं उनको हम परचेज करेंगे। और वैसे ही तेजस LCA, क्या बोलते हैं LCA को, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट ही था ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो तेजस LCA में भी मलेशिया ने अपना इंटरेस्ट शो करा है कि मे भी हम फ्यूचर में से परचेज करेंगे। सॉरी, ये इंडिया ने इनवाइट भेजा है मलेशिया को कि आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एडवांस जनरेशन के रेडार्स ऐड ऑन करने वाले हैं। वो बेच दिया है, इन्होंने खरीदा नहीं है। हाँ, ये खरीदा नहीं है, पर अभी के लिए सिर्फ इंटरेस्ट ही बताए हैं, खरीदे नहीं गए हैं। ब्रह्मोस में मलेशिया ने खुद इंटरेस्ट शो करा है। फिलीपीन तो फर्स्ट कंट्री बना था जिसने परचेजिंग कर ली थी ब्रह्मोस की हमसे। उसके बाद इंडोनेशिया ने भी अपना इंटरेस्ट शो करा था जब रिपब्लिक डे पे इनवाइटी थे वो लास्ट टू लास्ट ईयर। फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, तो आपको एक पॉलिसी पता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले से लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते थे, तो मलेशिया भी वहां पे इंक्लूडेड है। साउथ चाइना सी, यहाँ पे भी कोऑपरेशन करने की बात करी है, पर यहाँ पे थोड़े से हर्डल हैं, उसको भी देख लेते हैं। डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी, दुनिया की दूसरे नंबर पे जहां आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी मिलेगी, दैट इज मलेशिया। अराउंड 2.7 मिलियन की डायस्पोरा है। देन तमिल ओरिजिन के ही प्रीडोमिनेंटली मिलेंगे, और क्यों, हिस्टोरिकल रेलिवेंस रहा है, चोलास की जो प्रेजेंस यहाँ पे थी, एक्सपांशन जब हुई थी। चैलेंजेस कहां कहां पे आ रहे हैं दोनों के रिलेशन में, तो नंबर 1, जो ट्रेड है वो हेविली किसके फेवर में है, मलेशिया के। मतलब ट्रेड सरप्लस में कौन है, मलेशिया। हम ज्यादा चीजें परचेज करते हैं रादर देन एक्सपोर्ट के। जैसे इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, क्या क्या खरीदता है फ्रॉम मलेशिया, पाम ऑयल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे, क्रूड ऑयल आ जाएंगे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी लिखी है, ये इंडिया ने अब अपनी स्कीम भी एक चला दी हुई है कि इसमें हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, गवर्नमेंट डिफरेंट इंसेंटिव देंगे ताकि मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाए जा सके। सेम मार्केट हमारे लिए अब यूरोपियन यूनियन में भी ओपन हुई है, लगभग $750 बिलियन का फायदा हो सकता है अगर ठीक से इंप्लीमेंट करा गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हम कहां से परचेज कर रहे हैं, फॉर नाउ मलेशिया से भी कर रहे हैं। मतलब सोनली एक ही कंट्री से नहीं कर रहे, मलेशिया भी वन ऑफ देम है। और इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मीट है, एल्यूमिनियम है, कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पर उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं निकल के आती जितना मलेशिया हमको बेच के चला जाता है, पर फिर भी हम पीछे हैं इन केस ऑफ ट्रेड। देन पाम ऑयल डिप्लोमेसी, मलेशिया टॉप पाम ऑयल सप्लायर है टू इंडिया। टॉप का मतलब यहाँ पे टॉप 3 की बात करी जा रही है, पहले पे इंडोनेशिया आ चुका है। 2022 टू 2023 का टाइम पीरियड जब आप देखोगे, मलेशिया पहले पे आ गया था। रीजन, इंडोनेशिया में हुई थी बहुत सारी तबाही, फ्लड्स आए थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई थी, तो डैमेज बहुत ज्यादा हुआ था। तो इंडोनेशिया जो था वो सेकंड रैंक पे चला गया था और मलेशिया फर्स्ट पे आ गया था। अभी अपडेटेड अगर देखोगे तो फर्स्ट पे दोबारा से कौन है, इंडोनेशिया, एंड सेकंड पे मलेशिया, एंड तीसरे पे थाईलैंड आ जाएगा। और 2019 और 2020 यहाँ पे थोड़े से ट्रेड डिस्टर्ब भी हुए थे। एंड उसके बाद अगर देखोगे सस्टेनेबल पाम ऑयल की जो कॉस्ट है, मतलब प्रोडक्शन वगैरह सस्टेनेबल तरीके से करी जाएगी, वो भी इंक्रीज हो सकती है, इंडिया के लिए एक हर्डल बन सकता है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इरिटेंट्स अगर देखें, मलेशिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जो अगेंस्ट है। जैसे कि एक आ गई आर्टिकल 370 का जब रेवोकेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर वाला, जैसे आर्टिकल 370 का रेवोकेशन हुआ था, एक आर्टिकल और रिमूव हुआ था, 35A बोल रहे हो, 35A है ना, आर्टिकल 35A साथ ही रिमूव हो गया था। एंड देयर इज वन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मलेशिया ने इसको भी क्रिटिसाइज करा था। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब कश्मीर वाला मुद्दा आता है तो मलेशिया का भी यही मानना है कि इंडिया ने कश्मीर को ऑक्यूपाई करा है, तो एक और स्टेटमेंट जो अगेंस्ट मिलती है फ्रॉम मलेशिया। और साथ में बड़े सारे सेंसिटिव ऐसे इश्यूज हैं जो इंडिया और मलेशिया के बीच में रिलेशन को लेके हर्डल बन के आते हैं। इसके बाद चाइना फैक्टर और जियो पॉलिटिक्स अगर देखो आज के टाइम पे, तो मलेशिया की बात करें चाइना के साथ
सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी चाइना की वो आपको मलेशिया के अंदर भी दिखेंगी। और जो चाइना का एक इनिशिएटिव है बीआरआई के अंडर जो ईस्ट रेलवे लिंक्स बना रहे हैं चाइना वाले, सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको दोबारा से मलेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो मतलब चाइना की ठीक ठाक प्रेजेंस आपको मलेशिया में मिलेगी। वैसे भी जो बाकी की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे चाइना की एक एक्टिव प्रेजेंस है। रीजन साउथ चाइना सी में बार बार चाइना अपना क्लेम करता है, तो साउथ ईस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे एक एज आपको चाइना की मिल जाती है। डाइवर्जेंस कहां कहां पे मिलेगी, तो ये देख लो, एक क्वाइट डिप्लोमेसी होती है जिसमें जो कंट्री है वो डिसाइड करती है हम चुप रहेंगे इस मुद्दे पे, जैसे कि साउथ चाइना सी वाला मुद्दा। यहाँ पे मलेशिया कुछ भी बोलने का ना बोलने का डिसीजन लेता है कि हमको नहीं बोलना इस बारे में कुछ भी। एंड इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है क्वाड के अंदर, उस तरफ अगर देखें तो असर्टिव सा डिसीजन है कि इंडिया की अपनी मर्जी है अगर वो क्वाड में रहना चाहते हैं। तो मलेशिया के ये स्टांसेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू जियो पॉलिटिक्स। एंड क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं आगे रिलेशन को टैकल करने के लिए, तो नंबर 1 तो बोला डिफेंस एक स्ट्रेटेजिक पिलर बन सकता है। 3 डिफेंस एक्सरसाइजेस भी आपने देखी जो इंडिया और मलेशिया इकट्ठे करते हैं। बोलना फटाफट से कौन सी, हरिमऊ शक्ति, उदार और समुद्र लक्ष्मण। ठीक है, तो समुद्र से तो याद रह ही जाएगा, नेवी की है, बस कंट्री याद रख लेना, मलेशिया की बात हुई। देन देयर इज नेक्स्ट मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जैसे 2 चीजों में इंटरेस्ट भी शो करा है वाइसा वर्सा कंट्रीज ने। ब्रह्मोस में खुद मलेशिया ने इनिशिएटिव लिया था, तेजस का हमने इनवाइट ही भेजा हुआ है। एंड तीसरा आ गया डिफेंस सप्लायर, इंडिया को भी एक रिलायबल डिफेंस सप्लायर बनना है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट, वही वाली बात, चले तो रात तक नहीं, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। दिवाली के टाइम में वो जो फेरी लाइट्स आती है ना, मार्केट में जाना है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां लिखा होता है ये कि बार बार ये ना पूछे कोई कि कितनी इनकी गारंटी वारंटी है, कि चलेगी तो चलेगी, नहीं चली तो रात को ही बंद हो जाएगी। देखो दोनों ही है, 50-50 है रिक्वायरमेंट भी, और वो गारंटी नहीं देते हैं, पहले लिख दी होता है मेड इन चाइना। सिर्फ लैपटॉप्स वगैरह पे अगर आप देखो तो उस पे ठीक ठाक। अब लिनोवो कहाँ की है, चाइना की है, पर लैपटॉप्स अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो चल रहे हैं चांद तक, मतलब अच्छे भी हैं, तो वो मिक्सिंग ही आएगी। वो वैसे तो इंडिया भी जब अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है तो हमारे भी डिफंक्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पर हाँ क्वालिटी पे फोकस करा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ठीक ही प्रोडक्ट्स निकले। ठीक है जी, तो ये थे आपके इंडिया और मलेशिया के। बाकी सॉफ्ट टाइज आपने पढ़ लिए, थिरुवल्लुवर वाला एग्जांपल ध्यान में रखना। नहीं देखो, डिफेंस एक्सरसाइज तो हम यूएस के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ भी होती थी एक पहले, हैंड टू हैंड। हाँ, मतलब हैंड टू हैंड जो थी वो चाइना के साथ भी करते थे। रिलेशन बहुत ही डिस्टर्ब हुए, मेजर वॉर्स हो जाती हैं तो उसके बाद रोक दिया गया। सेम पाकिस्तान के साथ मेजर वॉर्स हो जाती हैं, रोक दिया गया। ये तो वर्बल स्टांसेस हैं कि आपका जो जैसे मलेशिया ने बोल दिया कि आपने ऑक्यूपाई करके रखा है कश्मीर, वो वर्बल स्टांस है, बाकी ट्रेड डिपेंडेंसी तो है, वो चीज तो नहीं हम रोक सकते। तो कोलैबोरेशन देखी जाती है, फायदा कहाँ पे है ज्यादा। डिप्लोमेटिक टाइज ठीक ठाक है, ये बेच रहे हैं हमें बहुत सारी चीजें, हमारी रिक्वायरमेंट है, पाम ऑयल खरीदना ही पड़ेगा, हमें रिक्वायरमेंट है। आपको पता है ना ये चीज, यूरोपियन कंट्रीज में पाम ऑयल को ज्यादा अच्छा नहीं मानते, हम खाते हैं वो मशीन में यूज कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब ये सारी चीजें हैं, पर हमारी तो रिक्वायरमेंट है ना। और इंडिया में पाम ऑयल को बोलते हैं सबसे अच्छा क्वालिटी का जो तेल है, सरसों के बाद में वो कौन सा है, पाम ऑयल। महंगा भी आता है दुकान में। दूसरा जो सरसों का ऑयल है कितने का पड़ जाता है, 200 नहीं, अभी 200 कुछ हो चुका है। और पाम ऑयल देखोगे वो 300 के पास चला जाएगा, आई थिंक 250 ग्राम्स के आसपास होते हैं, इतना ही आता है मेरे ख्याल से। एमएल्स में देखोगे 250 ml के आसपास महंगा मिलता है इफ कंपेयर टू मस्टर्ड ऑयल। तो पाम ऑयल हमारे लिए अच्छा है। तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें, डिप्लोमेटिक टाइज के बेसिस पे देखें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंट्री है। गूगल पे आज एक काम करना, इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप सर्च करना, और इतने सारे मैप आपको गलत मिलेंगे। वो क्या मतलब, रुको पहले सुन लो, पहले ना सुनना होता है फिर बोलना होता है ना। देखो आप जब मैप सर्च करोगे ना, ये वाला मैप आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको ये वाला ढूंढना है। तो मतलब ये वाला अगर ज्यादा मिल रहा है तो बहुत सी कंट्रीज हैं ऐसी जो ये क्लेम करती हैं कि इंडिया ने ऑक्यूपाई करा हुआ है कश्मीर को, मतलब इंडिया के अगेंस्ट है। बड़े सारे मैप्स आप गलत लगा के चले जाते हैं कई बार, यहाँ पे फिर स्क्रीन पे बताना पड़ता है ये वाला मैप नहीं फॉलो करना। तो मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस स्टांस को फेवर करती हैं। चलो जी, तो ये थे आपके मलेशिया के साथ ये इन्वर्टेड ड्यूटी। हाँ, ये बताना मुझे, G2G पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स ये साइन करेंगे। G2G का क्या मतलब है, तुक्का लगाओ, ये डायलॉग है, जल्दी बताओ। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ट्रैक कौन से वाला डायलॉग, 1.0 में गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करती है। ट्रैक 1.5 के अंदर हाँ प्राइवेट मेंबर्स भी आते हैं, पर ठीक ठाक बड़ी कंपनी होनी चाहिए, छोटे मोटे लोग नहीं होते। एंड ट्रैक 2.0 में क्या होता है, सारे अलाउड होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स उसमें अलाउड होते हैं। तो पाम ऑयल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो डिपेंडेंसी तो है अपनी मलेशिया के ऊपर भी, और प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर बात करी जाएगी।